नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जूझ पाठ वितान भाग 2 का, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। ये इनकी आत्मकथात्मक उपन्यास है इनका, जिस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। मूल रूप से यह मराठी भाषा में लिखा गया उपन्यास है, आत्मकथात्मक उपन्यास, जिसका प्रथम वीर ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं जूझ। थोड़ा सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जान लें तो बेहतर होगा। लेखक आनंद यादव। जीवन परिचय देखिए, आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1935 कागल महाराष्ट्र और जन्म इनका 30 नवंबर सन 1935 कागल महाराष्ट्र और मृत्यु 27 नवंबर 2016 पुणे में। शिक्षा सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे में। मूवी नटरंग, पुस्तकें झोंबी, नांगरणी इत्यादि, और इनकी कई किताबों के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि जूझ कहानी के जो लेखक हैं आनंद यादव का जीवन परिचय आपने पढ़ा। आइए आगे चलते हैं, हम इनके द्वारा लिखित पाठ को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं किताब के कुछ अंश जूझ पाठ से, जो कि आपकी पुस्तक वितान भाग 2 से लिया गया है। तो कुछ अंश इसके पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक चित्र है जिस पर वो भैंस है, भैंस के ऊपर पीठ पर लेखक लिख रहा है, जैसा कि इस पाठ में भी बताया गया है। जूझ आनंद यादव 2 पाठ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। अब देखिए, यहाँ पर यह खेती की बात की गई, किसानी की बात की गई है। आमतौर पर बहुत सारे किसान आज भी ऐसा करते हैं। अब 2 तरीके से खेती की जाती है, और कुछ खेती में कुछ फसलें जो होती हैं वो नगदी होती हैं। नगदी यानी जिनको काटा और मार्केट में ले गए और बेच दिया। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको काटते हैं और उस फसल को निकालने में अच्छा खासा समय लगता है, चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो। इसमें एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसी तरीके से कुछ फसलें नगदी होती हैं, जैसे आजकल भुट्टा है, कच्चा भुट्टा
तो खेत से निकाला और ले जाके मार्केट में बेच दिया। इसी तरह गन्ना भी है, यहाँ से काटा और ले जाके बेच दिया, और उसका गुड़ बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ जो पाठशाला की बात की है लेखक ने, लेखक कहना चाहता है कि उसको खेत में काम करने में मन नहीं लगता उसका, वह पाठशाला यानी पढ़ना चाहता है, क्योंकि दादा यानी उसका पिता, यहाँ दादा अपने पिता के लिए कहा गया है उसने कि अगर वह पढ़ लिख लेगा तो कुछ काम का बन जाएगा और कोई नौकरी कर लेगा तो अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, जिसके कारण घर का खर्च आसानी से चलेगा। इस खेती में कुछ भी नहीं रखा, उसका ऐसा मानना है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से वो देख रहा है कि खेती करके एक फसल जब आती है तो घर में कुछ पैसे आ जाते हैं, बाद में फिर कुछ वैसी ही हालत हो जाती है। तो इस तरीके से उसे लगता है कि खेती में उतनी आमदनी नहीं है जितनी कि नौकरी से हो सकती है, इसलिए वो पढ़ना चाहता है। और दूसरी तरफ उसके पिता का मानना है कि अगर दिवाली बीत जाने पर महीना भर एक पेड़ ने कोल्हू चलाना होता है, कोल्हू ज़रा जल्दी शुरू किया तो दादा। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं कि कोल्हू चलाने की, गन्ना पेरने की जो मशीन होती है ना लोहे की, उसे कोल्हू बोला जाता है। सरसों पेरने की मशीन को भी कोल्हू बोला जाता है। तो जब गन्ना पेरते हैं और उसमें से जो रस निकलता है उसे कढ़ाई में खौलाते हैं, फिर उसे गुड़ बनाया जाता है। लेकिन सीजन के हिसाब से, यानी जब गन्ना पूरा पक जाता है और उस समय अगर उसका रस निकाला जाए तो उस रस में ज़्यादा मिठास होती है, तो जाहिर सी बात है गुड़ भी अच्छा बनेगा। लेकिन लेखक का जो पिता है उसको ऐसा लगता है कि अगर समय से पहले, यानी जब बाज़ार में बाकी लोगों का गुड़ नहीं जाए उस समय हम अपना गुड़ ले जाएं तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। यही वजह है कि वो जो है पहले ही गन्ना काट करके और उसका ईख यानी गन्ना, उसका गुड़ निकाल लेता है, रस निकाल के गुड़ बनाता है और उसको बाज़ार में बेचना चाहता है। आगे देखते हैं, आगे है, इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उसे जल्दी निपट गए, आगे के काम के में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ भी धूप में कंडे थाप रही थी। कंडा जानते हैं आप लोग? उपला, कंडा, उपला, गोसा, यहाँ पर गोसा बोलते हैं, उपला, कंडा, गोईठा, भोजपुरी में गोईठा भी बोलते हैं, इस तरीके से अन्य भी नाम है उसके। यहाँ दीवार पे आप देखिए उसकी माँ जो है वो उपले थाप रही है। तो माँ और मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोच कर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। आप सभी जानते हैं कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब होती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ को अपने मन की बात अवश्य कह लेता है, बाकी अपने पिता से कई बार वह नहीं कह पाता, लेकिन अपनी माँ से वह अपनी बात ज़रूर कह लेता है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ लेखक की भी है। वह पढ़ने की बात करता है, लेकिन उसकी माँ कहती कि तेरा जो पिता है बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ है। आपको बता दें कि जिनके खेत जंगलों के आसपास होते हैं वहाँ जंगली सूअर आते हैं और खेतों को तहस नहस कर जाते हैं। ख़ास तौर से गन्ने की खेती को बहुत नष्ट करते हैं, हाथी, सूअर। तो ये बरहेला सूअर यानी जो जंगली सूअर है वो ज़्यादा खूंखार होता है। आम सूअर जो आपने देखा है उसकी बजाय जो जंगली सूअर होता है उसके दोनों तरफ दांत होते हैं लंबे लंबे बाहर की तरफ निकले, तो बहुत ख़तरनाक होता है। तो उसकी माँ अपने पति की तुलना, यानी लेखक के पिता की तुलना बरहेला सूअर से करती है, क्योंकि लेखक के पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ने जाए, वो चाहता था कि वो खेत में काम करे और लेखक का पिता मौज मस्ती करे, घूमे। अब मान ला खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरी पढ़ने के बारे में कहा, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तूने सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। यहाँ दत्ताजी राव गांव के सरपंच हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग मानिंद आदमी हो सकते हैं, और यहाँ सरपंच के लिए ही बात की गई है। तो जो गांव का सरपंच है वह लोगों में प्रतिष्ठित है और साथ साथ ही गांव के लोग उसकी बात मानते हैं। आजकल के सरपंचों और पुराने सरपंचों की बात में ये अंतर है। तो इसलिए वो चाहता है कि उसकी माँ सरपंच से बात करे और सरपंच उसके पिता को डांटे, समझाए, ताकि वह मुझे पढ़ने स्कूल भेज सके। आइए आगे चलते हैं।
देखिए, लेखक भले ही छोटा है लेकिन उसकी पढ़ने की इतनी तीव्र इच्छा है कि उसको यह पता चल जाता है, उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि एक सरपंच ही है जो उसको मेरे पिताजी को समझा सकता है। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि तू जाके उनसे बात कर, वो पिताजी को कहेंगे तो मैं पढ़ने जा सकूँगा। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। रखमाबाई आमतौर पर नृत्यांगना है जो नृत्य करती है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब उसे मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ नहीं काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तुम भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना। अब यहाँ देखिए कि लेखक और उसकी माँ जो है चले तो गए, लेकिन लेखक की माँ के मन में बहुत ही डर है कि अगर उसके पिता को यानी दादा को पता चल गया तो इन दोनों की खैर नहीं। यही वजह कि दत्ताजी राव देसाई से वो कहते हैं कि आप ये बात नहीं बताना। तो कहते ठीक है, तू जा, मैं उसे बुलाऊंगा और ये कहूँगा कि वो साग भाजी देने आई थी तो मैंने तुम्हें बुलवा भेजा है, और उसके पीछे पीछे तुम भी कोई न कोई बहाना करके आ जाना। इस प्रकार से जब मैं उसके सामने कुछ पूछूंगा तो तुम जवाब देना। और ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो दोनों घर चले गए। और जैसे ही लेखक का पिता यानी उसका दादा घर पर आता है, वह बोलता है कि आपको दत्ताजी राव देसाई जी ने बुलाया है, और वहाँ जाता है। और इस प्रकार से लेखक भी पीछे पीछे आता है और दत्ताजी राव देसाई उसके पढ़ने के बारे में सारी बात करते हैं, और उसके पिता को पढ़ाने के लिए, पिता को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि वह लेखक को पढ़ने जाने देगा। और देखिए, लेखक की पढ़ाई 1 साल पहले ही 5वीं में छूट चुकी है, और अभी भी जनवरी का महीना होने के बाद भी उसको पूरा विश्वास है, क्योंकि लगन, अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जनवरी, जैसा हम सभी जानते हैं, मार्च में परीक्षा होती है, तो यानी जनवरी और फरवरी 2 महीने मात्र बचे हैं उसके लिए कायदे से। 3 भी अगर मान लें आप, 2.5 महीना भी मान लें तो भी हम देखें, तो वो इसमें ही पूरी पढ़ाई तैयार कर लेना चाहता है, और उसका पूरा विश्वास है कि इतने में भी पढ़ करके वह परीक्षा पास कर लेगा। इसलिए अगर उसे अनुमति मिल जाए, और पहले के समय में सरकारी स्कूलों में ऐसे हो जाया करता था, आजकल तो नहीं चलता, लेकिन तब के समय में यह बात स्वीकार कर ली जाती थी, मौका दे दिया जाता था पढ़ने का, क्योंकि नाम इतनी आसानी से नहीं कटता था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ लेखक तैयार हो गया और उसका पिता भी तैयार हो गया पढ़ाने के लिए, और लेकिन उसने यह शर्त रख दी कि जब तू पढ़ने जाएगा उससे पहले, यानी विद्यालय 9 से 10 बजे लगते हैं ग्रामीण परिवेश में, तो कहता है इससे पहले तू खेत में जाएगा, काम देखेगा, स्कूल वहीं से जाएगा स्कूल, और स्कूल से आके फिर से खेत में काम करेगा, पशुओं ढोर डंगर यानी पशुओं को चराएगा, ये सारा काम देखेगा, और नहीं और कहीं घूमता हुआ मिल गया तो मैं तुझे वहीं मारूंगा। तो इतना चेतावनी देता। लेखक को इतना ही बहुत है
कि उसको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, इसलिए वह हर शर्त को मंजूर कर लेता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में और भी बहुत बड़ी कहानी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको एक वीडियो लिंक दिया जाएगा, आप उस वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी की पूरी मूवी मिल जाएगी, जो कि मेरे दोस्त कालूराम मीणा जी ने बनाई थी, जो फरीदाबाद नंबर 3 में पीजीटी हिंदी हैं। उन्होंने पहले जब हमारे विद्यालय की ड्रेस सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट थी तब की बनाई हुई है, तो आप उस लिंक पर जा कर के वो मूवी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक मिलेंगे उसमें उस मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से लेखक ने अपने पढ़ने की पूरी योजना बना ली और अपनी तैयारी करने लग जाता है, और वह विद्यालय में प्रथम आता है, आगे पढ़ता है, उसकी पढ़ाई चलती जारी रहती है। और इस प्रकार से अंततोगत्वा लेखक अच्छा खासा पढ़ लिख करके फिर वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाता है। तो देखिए उसकी अपनी जो पढ़ने की इच्छा है, जिजीविषा है, वह उसको कहाँ तक पहुँचा देती है। तो अगर हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा इसका लिंक, तो आपने पढ़ा जूझ कहानी का सारांश। इसकी मूवी आपको इसमें मिल जाएगी पढ़ने को। इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करें। हालांकि पाठ बहुत लंबा है, मुझे लग रहा है कि एक दो बार और इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो चलो हम देखेंगे। और फ़िलहाल ये इसका पहला भाग है, इसको आप देखें, मूवी का लिंक दिया जाएगा और इसके बाद में इसके आगे के हिस्सों पर चर्चा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।